हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ साइंस का बोर्ड पेपर। मेरे पास है सेट 2, क्यूपी कोड है 31/4/2। तो सबसे पहले हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंस में। इसमें बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर से, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें फंक्शंस बताने, मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले प्लेसेंटा लेते हैं। प्लेसेंटा पता है आपको, प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक टिश्यू होता है बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल, ठीक है, यूट्रिन वॉल। और इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज करता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। तो क्या क्या मटेरियल्स? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन सब का एक्सचेंज होता है थ्रू दिस प्लेसेंटा। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पता है आपको। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट एंड दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हियर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, ठीक है। और दिया है फंक्शन, और क्या फंक्शन है इसका? टू कलेक्ट द मैच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जो एग्स मैच्योर होते हैं, वंस इन अ मंथ एक एग मैच्योर होता है, तो वो जो मैच्योर एग है उसको कलेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब एंड इट प्रोवाइड्स पैसेज टू द फर्टिलाइज्ड ओवम टू रीच द यूट्रस। जब फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, तो वो वहां से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस तो वही वोम जहां पर फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है, ठीक है। तो फंक्शन हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन यूट्रस। लास्ट फंक्शन पूछा है ओवरी का। ओवरी के दो मेन फंक्शंस हैं, to make mature female sex cells or female gametes and to make female sex hormones estrogen and progesterone. Next question 2, ये चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। यूजिंग हाइट ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जाम्पल, शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, द जीन फॉर टॉलनेस will give instructions to the plant cells to generate many plant growth hormones due to which plant will grow tall. सेम ऐसे ही अगर आपके पास जीन हो शॉर्टनेस का, टॉलनेस की जगह अगर शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस का जीन होगा, तो इट विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू प्लांट सेल टू जनरेट मेनी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ड्यू टू विच प्लांट विल ग्रो शॉर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टॉलनेस या शॉर्टनेस के जीन डिटरमाइन करेगा कि वो कौन सा ट्रेट उसकी नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है हमें हाइट को एज अ ट्रेट लेके क्रॉस कराना है और बताना है कि कैसे जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को। तो अगर हम टॉल प्लांट लेते हैं जिसके फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस कैपिटल टी है, और अगर हमने ड्वार्फ प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया जिसके कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस है स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें जब क्रॉस कराओगे, पहले गैमेट्स लिख लें, कैपिटल टी गैमेट्स है टॉल प्लांट के, और शॉर्ट प्लांट के गैमेट्स है स्मॉल टी। अगर हम इनका क्रॉसिंग कराते हैं, गैमेट्स का क्रॉसिंग जब होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में, जब क्रॉसिंग होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से आप देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास जीनोटाइप मिल गया, जीन्स हमें इस तरह के मिलेंगे। और फिनोटाइप मीन्स अपीयरेंस कैसा होगा? अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है मीन्स ये टॉल होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पर टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये प्लांट हमें कैसा मिलेगा अपीयरेंस में? टॉल। दिस वन इज ऑल्सो टॉल, दिस वन इज ऑल्सो टॉल, सारे टॉल मिलेंगे। F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी में हमें सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे। इसके बाद जब हम F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस कराएंगे, F1 क्रॉस कराएंगे तो आपको F2 जनरेशन मिलेगा। तो F1 क्रॉस में, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टॉल प्लांट्स थे लेकिन कैरेक्टर कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनसे गैमेट्स क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप इनका क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? जीनोटाइप मिला कैपिटल टी। इसका अगर आप लेते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी,
ये हो गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप मीन्स अपीयरेंस कैसा होगा F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में अपीयरेंस कैसा होगा, ये कैपिटल T लिखा है मीन्स टॉल प्लांट, यहाँ पर कैपिटल T मीन्स टॉल प्लांट, कैपिटल T मीन्स टॉल प्लांट, और दोनों स्मॉल लेटर है मीन्स ये आपको शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो 3:1 रेशियो आपको मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो, और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1। ठीक है, सो इन दिस वे जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ही दूसरा ऑप्शन है, इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड वाइट कलर्ड फ्लावर्स when plants with red colored flowers of F1 generation were self pollinated, plants of F2 generation were obtained in which 75% of plants were with red flowers and 25% plants were with white flowers. Explain the inheritance of traits in the above cross with the help of a flow chart only along with the ratio of plants obtained. तो यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ दिया है जब प्लांट्स विद रेड कलर्ड फ्लावर्स ऑफ F1 जनरेशन मीन्स F1 जनरेशन में आपको सारे रेड कलर के फ्लावर्स मिले हैं, और जब हम उनको क्रॉस कराते हैं तो आपको F2 जनरेशन में कैसे मिलेंगे, 75% रेड एंड 25% वाइट। तो ये जस्ट जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में हाइट के बारे में बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पर है। तो इन्होंने बोला हमें फ्लो चार्ट से इसको बताना है, तो देखते हैं। पहले मैं पेरेंटल क्रॉस ले रही हूँ। पेरेंटल क्रॉस में आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है, और ये क्लियरली दिया हुआ है कि जो F2 प्रोजेनी में आपको रिजल्ट मिलेगा वो 75% रेड और 25% वाइट है। ठीक है, यही है ना, 75% विद रेड फ्लावर्स एंड 25% प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स। मीन्स आपको ये क्या रेशियो मिला है, 3:1 रेशियो। और 3:1 रेशियो कौन सा होता है, मोनो हाइब्रिड रेशियो, जो मेंडल ने जो पी प्लांट्स में किया था, हमने हाइट में पढ़ा है, सेम वही केस यहाँ पर इन्होंने हाइट की जगह दूसरा ट्रेट ले लिया है, क्या, कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो हमें क्लियर है यहाँ पर, जैसे हमने हाइट में लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी उनको क्रॉस कराया था, यहाँ पर वैसे ही हमें कलर्स को क्रॉस कराना है, रेड कलर्ड फ्लावर एंड वाइट कलर्ड फ्लावर। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास है, रेड डोमिनेंट है क्योंकि वो हमें ज़्यादा मिला है, 75% रेड मिला है तो वो डोमिनेंट हो गया, और वाइट कलर रेसेसिव है मीन्स हम उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब गैमेट्स लेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉसिंग कीजिए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले में किया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या मिला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि F1 जनरेशन में आपको सारे रेड कलर के फ्लावर्स मिले हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप ये हो गया। ठीक है, ये जीनोटाइप है, और फिनोटाइप क्या होगा, सारे रेड, सारे फ्लावर्स F1 जनरेशन में आपको रेड मिलेंगे। इसके बाद हम पेरेंटल क्रॉस के बाद अब F1 क्रॉस करेंगे। F1 जनरेशन हमें मिल गया। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब हम वो ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे रेड, F1 क्रॉस करेंगे, रेड फ्लावर, और अब आपको मिलेगा F2 जनरेशन। ठीक है, रेड फ्लावर कैसा है, उसका जो ट्रेट है वो कैपिटल आर स्मॉल आर की फॉर्म में है। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब क्रॉसिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीनोटाइप, कैपिटल आर देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या हो गया, ये तीनों रेड और लास्ट वाला वाइट। रेड क्यों, क्योंकि इसमें तो कैपिटल आर ही है तो ऑब्वियसली ये रेड ही हुआ, इसमें रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए ये रेड अपीयर होगा, इसमें भी रेड आर कैपिटल है डोमिनेंट कैरेक्टर इसलिए रेड अपीयर होगा, और इसमें दोनों ही स्मॉल आर है मीन्स आपको वाइट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे। तो किस रेशियो में मिल गए ये, 3:1 रेशियो में। अगर आप परसेंट में देते हैं तो 75% एंड 25%। तो ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये भी 2 मार्क्स का सेक्शन है, सारा 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको दिया हुआ है CH3COOH, CH3OH, C2H6, C3H4 एंड C4H8। ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इनमें पूछा है फर्स्ट पार्ट, विच वन ऑफ दीज कंपाउंड्स बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स।
तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो आप देख लीजिए OH किस में है, यहाँ पर OH है लेकिन ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में COOH होता है और अल्कोहल में OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है which one of these compounds belong to homologous series of alcohols, तो अल्कोहल हो गया। आंसर इसका है CH3OH एंड इसका नेम क्या है? एक कार्बन है मीन्स मिथ, और क्योंकि अल्कोहल है इसलिए मीथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होती है दे आर कॉल्ड एल्काइंस। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो ठीक है। तो ये और ये तो क्रॉस हो गए। इनमें चेक करो, इन तीनों में C2H6, C3H4 और C4H8 में किस में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है? अगर 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, अगर C2 लोगे तो क्या होगा? H 2 × 2 4 - 2 C2H2, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो C2H6 है, एक्चुअल में ये तो एल्केन है, इथेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 लें, कार्बन 3 लें, C3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन में 2 × 3 - 2 मीन्स 6 - 2 दैट इज 4, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया C3H4, और क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा प्रोपाइन। 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट सी पार्ट। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच CH3COOH बिलोंग्स। इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा? इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा इस सीरीज का, ये कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में फर्स्ट मेंबर में क्या आएगा? मिथ, ठीक है। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मीथेनोइक एसिड, METHANOIC, मीथेनोइक एसिड। और ये बहुत पॉपुलर है, मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ये कब रिलीज होता है? जब एंट स्टिंग करती है, जब चींटी काटती है तो मीथेनोइक एसिड रिलीज होता है और उससे बर्निंग सेंसेशन होता है। और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बेस अप्लाई करते हैं, जैसे टूथपेस्ट लगा सकते हैं, या अगर घर पे सोडा है तो उसमें थोड़ा सा पानी का पेस्ट बना के वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस होता है और ये एसिड, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज मीथेनोइक एसिड, फॉर्मूला HCOOH, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच द कंपाउंड C4H8 बिलोंग्स। C4H8 का जनरल फॉर्मूला CnH2n, बस CnH2n। एल्कीन्स, एल्कीन्स होती है ना ये, ठीक है। जैसे C2H4, C3, C2H4, C3H6 एंड सो ऑन, ठीक है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब इसमें आ जाएगा। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, ये अच्छा क्वेश्चन 3 बताना भूल गए। क्वेश्चन 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का है, और क्वेश्चन 4 है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का। The improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. List 2 reasons to justify this statement. और इसके साथ ऑप्शन में दूसरा है, वो भी काफ़ी सिमिलर है इसी से, वो भी मैं रीड कर देती हूँ। The change in packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable. Giving 2 examples from daily life justify this statement. तो दोनों में ही आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो पहला वाले में बोला है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, तो हम क्या ऐसा करते हैं जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल बहुत सारा, कौन कौन सा वेस्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो है हम डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ हमने बहुत बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। पेपर प्लेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। प्लास्टिक्स और पॉलीथीन का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम वेस्ट मटेरियल बहुत सारा जनरेट करते हैं। और नेक्स्ट वन, हमने एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। प्लास्टिक रैप्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारा और भी दे सकते हैं, जैसे आजकल के टाइम पे हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जो हमारे पुराने हो जाते हैं, CDs,
इतना सारा वेस्ट घर में पड़ा हुआ है और कितना सारा ऐसी चीज़ें हैं जो हम काम में नहीं लेते हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो खराब हो जाते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज के टाइम में हमारी लाइफस्टाइल तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन उससे हमने वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट इसी में पूछा है कि चेंज इन पैकेजिंग, उससे भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सा वेस्ट? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये जो हमने यूज़ किए हैं एल्यूमिनियम फॉइल, इनके यूज़ से, एल्यूमिनियम फॉइल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये मेटल की है, डिग्रेड नहीं होगी एनवायरनमेंट में। और प्लास्टिक रैप्स, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो ये इसमें भी हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 2 मार्क्स का। व्हाट इज रीजनरेशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ठीक है, तो रीजनरेशन की डेफिनेशन देखेंगे पहले। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो अगर किसी वजह से एक्सीडेंटली अगर ये कट हो गया, एक्सीडेंटली नहीं, अपॉन मैच्योरेशन अगर ये कट हो गया, मैच्योरेशन के बाद में अगर कोई ऑर्गेनिज्म कट होता है तो वो रीजनरेशन नहीं होता, वो फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अगर जैसे स्पायरोगेरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें जब वो मैच्योर हो जाता है तो अपने आप इट विल कट इनटू पीसेस एंड ईच पीस विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, वो होता है फ्रेगमेंटेशन में। लेकिन यहाँ रीजनरेशन है, एंड रीजनरेशन में मैच्योर होने के बाद नहीं, एक्सीडेंटली किसी भी रीजन से समहाउ अगर वो कट हो जाता है, वो प्लेनेरिया अगर कट हो जाता है इस तरह से, अगर वो कट हो गया तो जो ईच पीस विल ग्रो इनटू, ये इस तरह से अगर कट हो गया सपोज, then each piece will grow into a new organism. This is regeneration. तो यही लिखा हुआ है, if the body of planaria somehow gets cut into a number of pieces, then each body piece, this will grow as a new organism, this part will also grow as a new organism, and this part will also grow as new organism. ठीक है, तो रीजनरेशन प्रोसेस में एक्सीडेंटली अगर कट हो जाता है तो ईच पीस ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। एज शोन इन द डायग्राम, एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ horseshoe magnet, strong horseshoe magnet, in such a way that axis of rod is horizontal and the direction of magnetic field is vertically upward. The rod is connected in series with the battery and a key. ये सेम आपकी बुक में एक्टिविटी है, ठीक है, सेम फिगर है, वही सब कुछ भी अलग नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द फिगर। तो क्वेश्चन है, स्टेट गिविंग रीजन। ए पार्ट, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ करंट इज पास थ्रू एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। तो देखिए यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट लगा हुआ है, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, और जो रॉड है वो कुछ कैसी होगी पोजीशन, जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, और रॉड हमने ऐसे रखा हुआ है, क्लियर, ऐसे नॉर्थ और साउथ भी दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ साउथ, ठीक है। तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है, पड़ा हुआ है, फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस टुवर्ड्स साउथ पोल। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से, ये हो गए फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, आपकी बुक में एक्टिविटी है, मैं देख के बता दूंगी कि कौन से नंबर की एक्टिविटी है, ये सबको ध्यान आ गया होगा, देखने से फिगर याद आ गया, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज पास थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए, ऐसे दिया हुआ है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन हमें मिल गया। तो जब अगर फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, करंट का डायरेक्शन गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड, किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसको यूज फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पड़ा हुआ है, स्ट्रेच आउट योर फोर फिंगर, लेफ्ट हैंड लेना है, स्ट्रेच आउट योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब such that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger points in the direction of field, central finger points in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion of conductor. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करंट ऐसे है, करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया।
अपने हाथ पे करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये करंट है, फील्ड ऐसे है, ठीक है, क्लियर। करंट का डायरेक्शन, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो थंब है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक्चुअल में इधर जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड जा रहा है। और अगर आप इसको अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। एक और यहाँ पर चीज है कि अगर आप फॉर्मूला देखें, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। आई करंट, लेंथ, और ये बी इज फील्ड, ठीक है। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स का मैक्सिमम होगा जब करंट, यहाँ पे जो एल होता है ये लेंथ वेक्टर, करंट के डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर करंट और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्यों ऐसा, एक बार देख लें। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है एंड दैट इज इक्वल टू एल बी साइन थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर थीटा मैक्सिमम होगा मतलब 90 डिग्री, अगर थीटा मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर थीटा 0 होगा, अगर एंगल इन दोनों के बीच का एंगल, जो कि सेकंड पार्ट में, पहले सेकंड पार्ट में पढ़ देती हूँ। अगर थीटा 90 होगा, ये जस्ट ऐसे ही समझ लो, अगर थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा 0 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है 1, तो आई एल बी आ जाएगा। अगर थीटा 90 रखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स होगा। और अगर थीटा 0 रखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, अगर थीटा 0 तो फोर्स 0। और सेकेंड पार्ट देखते हैं। What change is observed in a situation in which axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and the current is passed in the rod in the same direction। तो करंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एक्सिस ऑफ द रॉड AB is moved and aligned parallel to the magnetic field। मतलब करंट और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, करंट और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, इसका मतलब करंट और फील्ड के बीच में एंगल 0 हो गया। और जब एंगल 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो फोर्स 0 लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। सेम क्वेश्चन 6 का एक और ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। How can this statement be proved with the help of magnetic field lines of a bar magnet? तो यहाँ पर हम एक्टिविटी, आपकी बुक में जो 13.3 एक्टिविटी दी हुई है उसी से इस आंसर को हम करेंगे पूरा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो बार मैग्नेट की हेल्प से आपको ये प्रूव करना है। तो एक्टिविटी को ही हम लेते हैं यहाँ पर। एक्टिविटी 13.3 में हमने एक बार मैग्नेट लिया है, एक्टिविटी 13.3 में हमने एक बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और हमारे पास एक कंपास निडल है, प्लेस अ कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। कंपास निडल को हम नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है और कंपास निडल में, देखा है ना सबने, कंपास निडल में पॉइंटर इस तरह से नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है। तो जब आप यहाँ पर कंपास निडल रखोगे तो अपने आप इधर साउथ हो जाएगा और इधर नॉर्थ, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा, मीन्स कंपास निडल में इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, क्लियर। अब क्या, साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ये क्लियर, साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को मार्क कर लेंगे, इस कंपास निडल की पोजीशंस को आप मार्क कर लेंगे। जैसे आपने इस कंपास निडल को रखा है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको रखा है और इन पोजीशंस को मार्क करेंगे।
अब कंपास निडल की नई पोजीशन लेंगे, तो हमारे पास मार्क हो गई, ये पोजीशन मार्क हो गई, ठीक है। अब हमने कंपास निडल को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और ये पोजीशंस हमने ले ली, ठीक। अब क्या करेंगे, मूव द निडल। अब कंपास निडल को हमें फिर से मूव करना है सच दैट साउथ पोल ऑक्यूपाइज, कंपास निडल का साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय नॉर्थ पोल। पहले नॉर्थ किधर था, ये साउथ था, ये नॉर्थ, ठीक है। अब हमें कंपास निडल को इस तरह से रखना है सच दैट साउथ पोल इस पोजीशन पे आ जाए, साउथ पोल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा। जहां पे पहले नॉर्थ था वहां पर अब साउथ आ जाए, तो यहाँ साउथ तो इधर नॉर्थ हो जाएगा। अब इनको भी हम मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क कर दिया और इस कंपास निडल को यहाँ से उठा दिया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपास निडल रखा, ठीक है, तो फिर से इस तरह से आपको मिलेगा, फिर आप मार्क करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर इसके आसपास फिर दूर 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 करते करते आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। आप बना चुके हैं ये सब, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रखता है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल नहीं है। एक बार मैग्नेट के आसपास आपको कोई लाइंस नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर उसके आसपास अगर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं, एक और एक्टिविटी है, अगर आयरन फिलिंग्स को हम स्प्रिंकल करते हैं इसके आसपास, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस, उन लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस है वैसे ही जो आयरन फिलिंग्स है वो अलाइनमेंट हो जाता है, इस तरह का अलाइनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर का है। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में, एक बार पूरा रीड कर देती हूँ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ जरूर से ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है 7 रोज होती है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 rows, 7 horizontal rows are called periods। और एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया इस चैप्टर में। और ये तो लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आज का जो माना जाता है वो है। इससे पहले डॉबरिना ट्रायड था, जिसमें इससे पहले के जो तीनों लॉज हैं उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। जैसे डॉबरिना ट्रायड में प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट या एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ये था ट्रायड में, डॉबरिना ट्रायड में। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। और मेंडलीज पीरियोडिक लॉ में यही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जो तीनों है पहले के वो तीनों एटॉमिक मास पे बेस्ड थे, और ये जो लास्ट वाला है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे ये बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम, अच्छा एक चीज़ और, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये एक्टिविटी है 13.7 आपकी टेक्स्ट बुक की। चलिए अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 8 फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल है। 8th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 watt is connected to 220 volt sub mains. What? Find first part the current drawn from the mains. Second part, an electric energy consumed if the motor is used for 5 hours daily for 6 days. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पावर दिया हुआ है 1100 watt is connected to 220 volt mains supply। आपको करंट फाइंड करना है, तो P = VI फॉर्मूला हम यूज कर लें।
ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, P अपॉन वी, P अपॉन वी। कैलकुलेशन भी कुछ ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो करंट हो गया 5 एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट, एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले और क्या दिया हुआ है, इट इज यूज्ड, मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर 1100 और टाइम कितना है 5 आवर्स फॉर 6 डेज। पहले हम 5 आवर्स के लिए निकाल लें। ठीक है, कितना हो जाएगा 5500। सो एनर्जी कम्स आउट टू बी 5500 वॉट आवर। पावर की यूनिट वॉट में दी हुई है और टाइम हमने लिया है 5 आवर्स। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आवर में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड, ये तो हो गया 6 आवर्स नहीं, लेकिन ये 5 आवर्स के लिए हुआ है और 6 डेज के लिए भी निकालना है आपको। ठीक है, तो इंटू 6 और कर देते हैं हम साथ में, या ऐसा कीजिए, इतना वॉट आवर, देयरफॉर फॉर 6 डेज एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा 5500 इंटू 6, 33,000 वॉट आवर, और यू कैन राइट 33 किलो वॉट आवर फॉर 6 डेज। ठीक है, ये तो हमारी एनर्जी आ गई। इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि जूल्स में कन्वर्ट करो, अगर जूल्स में कन्वर्ट करने को बोला होता तो हम जूल्स में जाते। आपको पता है ना 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो हम यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5। 1 यूनिट की रेट दिया हुआ है इन्होंने, 1 यूनिट का रेट है ₹5 और हमारे पास कितनी यूनिट्स आएंगी 33 किलोवाट आवर मीन्स 33 यूनिट्स। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है ना, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। सो 1 यूनिट में अगर ₹5 है तो 33 किलोवाट आवर मीन्स 33 यूनिट्स में कितना कॉस्ट हो जाएगा। फॉर 33 यूनिट्स कॉस्ट विल बी 33 इंटू 5, 165 रुपीज। कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम विल बी 165 रुपीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखिए, जब करंट यहाँ से फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के से करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पर R1 में जो करंट जाएगा, इसके बाद R2 में, और यहाँ पर R3 R4 में करंट डिवाइड होगा। तो सबसे पहले ये जो बीच वाला जो सर्किट है इसको ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो करंट R3 में जाएगा वही करंट R4 में जाएगा, राइट। दैट मीन्स R3 एंड R4 आर इन सीरीज। तो पहले इनका सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो R3 प्लस R4 कितना हो गया 4 + 6 दैट इज 10 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 10 ओम। तो मैं यहाँ चेंज कर दूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हमें मिल गया 10 ओम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, R2 दैट मीन्स ये 10 ओम और ये 10 ओम ये पैरेलल में है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आने के बाद इसमें और इसमें। तो R2 और ये वाला जो हमें, इसको RS नेम दे देते हैं, RS, R2 एंड RS आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/RT इज इक्वल टू 1/R2 है और एक है 1/RS। ठीक है, R2 आपके पास है 10 ओम और ये भी 10 ओम, 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 दैट इज 1/5। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का हो गया 5 ओम, 1/5 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 5 ओम इन दोनों का 10 ओम और 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों की जगह 5 लिख सकते हैं, 5 ओम। अब देखिए, अब तो बहुत इजी हो गया, 5 ओम एंड 10 ओम ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, RS डैश नेम दे देते हैं, 5 + 5 + 10 क्योंकि सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो
तो 20 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया। तो टोटल इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। अब आपको पूछा है करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, सो I विल बी V अपॉन आर। V है 20 गिवन टू यू और R इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने निकाला 20, सो करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। ये जो आपके पास 5 ओम है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे आया था। पहले यहाँ पे 10 था, इधर कुछ 6 और 4 था। ठीक है, हमें पूछा इसके अक्रॉस, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ना, 5 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पर तो ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, करंट हो गया 1 और रेजिस्टेंस कितना है 5, सो 5 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ रेजिस्टर, अ की, एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, 4 cells of 1.5 volt each and few connecting wires. Using these circuit components, draw a labeled circuit diagram to show the setup to study the Ohm's law. State the relationship between potential difference across the resistor and the current I flowing through it. Also draw VI graph taking V on x-axis. तो देखिए हमें यहाँ पर बोला है एक सर्किट डायग्राम बनाना है, लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाना है टू स्टडी ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एक रेजिस्टर, की, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड 4 cells of 1.5 volt each। ये सभी 1.5 वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट। ठीक है, सर्किट डायग्राम हो गया। आगे है स्टेट द रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। V is proportional to I. Potential difference across the ends of conductor is directly proportional to current flowing through the conductor provided temperature remains constant. ये है ओम्स लॉ। ठीक है, ये आप लिख सकते हो V इक्वल टू आई आर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है, इक्वल टू R कांस्टेंट से, वेयर R इज रेजिस्टेंस। ऑल्सो आपको ग्राफ प्लॉट करना है VI का और हमें V लेना है x एक्सिस पे, तो करंट हमने y एक्सिस पे ले लिया। और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। 2 different forms of carbon, diamond and graphite, have different structures and very different physical properties even though their chemical properties are same. Explain why. तो देखिए यहाँ पर बोला है इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर एक्चुअली, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एक्चुअली एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, उनका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C है, लेकिन उन दोनों का ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, डायमंड में ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन के आसपास 4 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन के एटम के आसपास 3 कार्बन एटम्स होते हैं और हेक्सागोनल एरे फॉर्म होता है। ठीक है, और वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C। सो ड्यू टू दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्या डायमंड के आसपास एक कार्बन के आसपास 4 कार्बन एटम्स और ग्रेफाइट में एक कार्बन के आसपास 3 कार्बन एटम्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का ही दूसरा ऑप्शन है 3 मार्क्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही। स्टेट द रीजंस व्हाई कार्बन कैन नॉट, फर्स्ट पार्ट, lose 4 electrons to form C4 plus cation. Second part, gain 4 electrons to form C4 minus anion. आगे है how does carbon overcome this problem to form compounds. तो सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4। तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन 6 प्रोटॉन्स
ठीक है, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन 12 है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 14, अगर कार्बन 12 मान लें तो 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो ये है कार्बन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, जस्ट इमेजिन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, कर सकता है क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर सकता है क्या? इसकी स्मॉल साइज है, ठीक है, और न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है। सो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। It would require a large amount of energy to remove these 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on just 2 electrons. अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनको निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि स्मॉल साइज है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, कैटायन बनाना चाहेंगे, तो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove these 4 electrons. Clear? इसलिए it is not possible for carbon to form cation. अब है कि anion नहीं बन सकता क्या? To attain octet, पता है ना, सेकेंड शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी? 8 ऑक्टेट अटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्टेट अटेन करने के लिए क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं करेगा, C4 माइनस anion क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए, ऑक्टेट बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन टू फॉर्म एनायन। अब क्या करें? कार्बन ना कैटायन बना सकता है ना एनायन बना सकता है, तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा अपना? बाय शेयरिंग। लास्ट पार्ट में पूछा है ना, हाउ डज कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम? तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट शेयरिंग। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मीथेन ले लेते हैं समझने के लिए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इस हाइड्रोजन के साथ एक किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक किया, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना एक दिया, शेयर किया, कार्बन ने अपना शेयर किया। तो इस तरह से कार्बन ने शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर से है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द pollen grains are transferred to stigma by pollination, but the female germ cells are present in the ovary. Explain with the help of label diagram only concerned parts how male germ cell reaches the ovary. ठीक है, तो pollen grains मेल पार्ट वो फीमेल पार्ट तक कैसे पहुंचेगा? pollen grain जब स्टिग्मा, फीमेल पार्ट पता है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल पार्ट में ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट, फिर ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये ओवरी है, ठीक है, ये स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो जब pollen grains किसी भी एजेंट के थ्रू स्टिग्मा पे अगर आ जाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, जब pollen grain स्टिग्मा पे आता है तो कुछ सम केमिकल्स आर सीक्रेटेड एंड कीमोट्रोपिज्म टेक्स प्लेस, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल। उसकी वजह से यहाँ पर pollen ट्यूब डेवलप होगी, ये pollen ट्यूब बनने लगेगी और pollen ट्यूब में pollen grain ट्रैवल होते होते यहाँ से ओवरी तक, ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा, जैसा कि आपकी बुक में ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको इसमें प्रॉपर बनाना है, मैंने पूरा नहीं बनाया, फिगर 8.8। तो इसी को आप एक बार देख लीजिए। When pollen grain falls on the stigma of carpel, pollen grain जब यहाँ पर आया, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज अ pollen ट्यूब। यहाँ से pollen ट्यूब बढ़ना चालू होगी, राइट, डाउनवर्ड्स टू द स्टाइल, टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन ओवरी।
तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगी, बनते 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 वो ओवरी में अंदर एंटर कर जाएगी। इस प्रोसेस में जो मेल गैमेट है इट विल मूव डाउन द पॉलन ट्यूब, राइट, मेल गैमेट इज मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब। फिर वो ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद पॉलन ट्यूब विल बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमेट विल कम आउट एंड इट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। तो ये हो गया पूरा हमारा हाउ मेल जर्म सेल रीचेज द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। नेम द एलिमेंट्स हुज कंपाउंड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। व्हाई डिड मेंडलीव चूज दीज एलिमेंट्स? हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स हैड हेल्प मेंडलीव इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है 2 एलिमेंट्स, नेम द एलिमेंट्स हुज कंपाउंड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Why did he choose these elements? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत रिएक्टिव थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टिव हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। These form compounds with most elements। अगर हाइड्रोजन से लेंगे तो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे और ऑक्सीजन से बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं एलिमेंट्स के। इसलिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूज किए थे क्योंकि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बहुत अलग अलग बन जाते हैं। और उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल भी दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आगे का पार्ट है। How the formula of these compounds had helped Mendeleev in deciding the position of an element in his periodic table। कैसे पता चला? जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं बता देती हूँ। इन्होंने इस तरह से अरेंज किया एलिमेंट्स को, ऑक्साइड्स मैंने लिखे यहाँ पर और नीचे हाइड्राइड्स लिखे हैं। ग्रुप 8 ग्रुप्स इन्होंने बताया, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में R2O, ध्यान से याद रखने के लिए, फर्स्ट ग्रुप में R2O, थर्ड में R2O3, देन R2O5, R2O7, फिर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ में क्या RO, RO2, RO3, याद हो जाएगा, RO4। इसके बाद RH, RH2, RH3, RH4, इंक्रीज हो रहा है, H, फिर डिक्रीज हो रहा है, H3, H2, H, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए एलिमेंट से और उनको प्लेस किया। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। सपोज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड NgO, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो सेकेंड ग्रुप में उन्होंने मैग्नीशियम रख दिया। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, मतलब वो थर्ड ग्रुप में आएगा। और एग्जांपल, ये बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बहुत बहुत बार पढ़ा हुआ है, C से, कार्बन से क्या बनेगा ऑक्साइड? CO2, मतलब फोर्थ ग्रुप में आ गया। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? CH4, मीन्स कार्बन फोर्थ ग्रुप में आ गया। ऐसे एक और मैंने यहाँ पर लिया है जो कॉमनली आपने यूज किए हैं, वो लिए हैं RH3। अगर आप नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करते हैं NH3, तो वो इसमें आ जाएगा, फिफ्थ ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरह से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ डायग्राम showing flow of energy from solar input to a food chain having 4 trophic levels in an ecosystem. List 2 inferences that can be drawn from the energy flow diagram। तो देखिए, आपको एनर्जी फ्लो बताना है फ्रॉम सोलर इनपुट टू अ फूड चेन हैविंग 4 ट्रॉपिक लेवल्स। तो सबसे पहले सोलर इनपुट मतलब सनलाइट से हमें, सनलाइट विल बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे कार्निवोर्स और कार्निवोर्स को कंज्यूम करेंगे टॉप कार्निवोर्स। तो ये हमारा बन गया फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर इनपुट टू अ फूड चेन, जिसमें हमने 4 ट्रॉपिक लेवल्स लिए हैं। अब आगे बोला है हमें लिस्ट 2 इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्टली दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये इट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक, बैक नहीं आ सकता। जो एनर्जी सनलाइट से प्रोड्यूसर्स में चली जाएगी वो प्रोड्यूसर से वापस से सनलाइट, सोलर इनपुट नहीं हो सकता, सनलाइट को नहीं मिल सकती वो एनर्जी। जो एनर्जी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में गई है वो एनर्जी हर्बीवोर्स से वापस प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल सकती, मीन्स एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक, ठीक है। सेम ऐसे ही हर्बीवोर्स से जो एनर्जी कार्निवोर्स को मिलेगी वो वापस से नहीं आ सकती। और आपको पता है ना, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को कितनी होती है? 1%। सनलाइट से सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को, और नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए कितनी अवेलेबल होती है? 10%। यहाँ से प्रोड्यूसर्स को सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट स्टेप में अवेलेबल होगी। ऐसे ही 10% लॉ सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी ट्रॉपिक लेवल्स में वैलिड होता है। और जब सनलाइट से प्रोड्यूसर्स पे आते हैं,
सनलाइट से जब प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिलती है तो सिर्फ 1% एनर्जी अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। तो क्या इन्फ्रेंसेस हुए, एक तो फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, और सेकेंड इन्फ्रेंस क्या है, एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टॉपिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होगी। सो एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्वेश्चन 14 और 15 दो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 14, ए बी इज ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर, देख लीजिए फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। ए बी इज ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, the ends of coil are connected with a galvanometer as shown. When the north pole of a strong bar magnet is moved towards the end B of a coil, a deflection is observed in the galvanometer. कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। When the north pole of a strong bar magnet is moved towards the end B of the coil, there is deflection in the galvanometer. Question है, state the reason for using galvanometer in the activity. देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ पर कोई बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं किया है, then also galvanometer is showing deflection. सबसे पहली बात, galvanometer क्या होता है? It is a device used to detect even very small current. एमीटर से क्या करते हैं, हम करंट मेजर करते हैं, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर कितनी है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अगर उससे भी कम करंट हो तो डिटेक्ट कर सकता है। देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर क्योंकि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई सेल नहीं लगाया, तो करंट इंड्यूस होगा बहुत थोड़ा सा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड इट कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल करंट। ओके, व्हाई डज इट्स निडल, क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन द एक्टिविटी। क्लियर हो गया, इट इज अ डिवाइस, वेरी सेंसिटिव डिवाइस which can detect even very small current. And why does its needle deflects momentarily when magnet is moved towards the coil? अब देखिए, मैग्नेट को जब हम कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे, मैग्नेट के आसपास, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है। तो वो जो फील्ड लाइंस है वो इसके पास आएंगी, ठीक है, इसमें से भी निकल के जा रही है। जब मैग्नेट को आप पास में लेके आओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। इस केस में अगर हम मैग्नेट को पास में लेके आएंगे कॉइल के, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल से निकलती हुई इंक्रीज होंगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, या हम बोल सकते हैं अगर फील्ड लाइंस में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, अगर फील्ड लाइंस में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली, अगर फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो करंट इंड्यूस होता है। अगर कॉइल सर्किट कंप्लीट हो तो उस सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होगा तो देयर विल बी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी क्योंकि हमने मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को मूव किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो इंक्रीज होंगी, वो इंक्रीज होंगी, तो क्या होगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने से देयर विल बी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर निडल। पॉइंटर इधर या इधर शिफ्ट हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, a deflection in galvanometer is also observed when magnet is held stationary and coil is moved towards the south pole of the magnet. अब मान लो कि ये नॉर्थ साउथ, इसके पास को कॉइल, इसके पास कॉइल हमने रखी है और कॉइल को मूव किया, मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल को मूव किया, तो डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा क्यों होगा, अगेन वही बात, अगर आप कॉइल को पास में लेके जाओगे तो भी इसकी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे जो पास हो रही है परपेंडिकुलरली, वो तो इंक्रीज होंगी ना। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी मींस फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा मींस फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा, देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, और इंड्यूस्ड करंट कैसे शो होगा,
गैल्वेनोमीटर में निडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया बी पार्ट। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। सी पार्ट है स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेट को मूव किया, इस केस में हमने कॉइल को मूव किया। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या हो, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, either coil is moved towards the magnet or magnet is moved towards the coil। दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन हुआ बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। तो कंक्लूजन है इफ देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन करंट विल बी इंड्यूस्ड। ये हो गया सी पार्ट। अब आगे क्वेश्चन और है, विल देयर बी एनी चेंज इन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इफ द number of turns in the coil is increased and stronger magnet is moved। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दी कॉइल में या हमने मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा क्या, यस इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, और अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 14 का है, एक और ऑप्शन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए इन्होंने बोला है गैल्वेनोमीटर को हमने स्टेशनरी रख दिया। जस्टिफाई योर आंसर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब भी फील्ड लाइंस चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना, इसका मतलब मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होना। ठीक है, तो अब देखो सपोज कि मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, स्टेशनरी है, सपोज मैग्नेट स्टेशनरी यहाँ पे रखा हुआ है, कॉइल है वो भी स्टेशनरी है। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हुई अभी इस एग्जांपल में, जस्ट मैंने जो एग्जांपल लिया है, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है पता है ना। ठीक है, वो तो बना लोगे ना, ये जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ। इस तरह से फील्ड लाइंस होती है ना बार मैग्नेट के आसपास, उसमें से यहाँ से मैंने थोड़ी सी ली है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जा रही है, दूसरी जा रही है, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है। अब अगर ये स्टेशनरी है या कॉइल स्टेशनरी है, दोनों ही स्टेशनरी है, मान लो कि दोनों स्टेशनरी है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। ऐसे ही अगर हम मैग्नेट को अगर मूव कर रहे हैं, अगर मैग्नेट को मूव करते हैं तो उस ड्यूरेशन में जब तक हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, सपोज मैग्नेट को ऐसे मूव किया हमने, यहाँ पे पास में लिखा है जब मोशन हो रहा है, मैग्नेट में मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो देखो फील्ड लाइन्स चेंज हो रही है। यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 फील्ड लाइन्स हो गई पास करती हुई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के बाद। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इंक्रीज हो गई। अगर मोशन होगा, अगर मैग्नेट में मोशन होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स में चेंज होगा, फील्ड लाइन्स में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने बोला है कि मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। अब सपोज करो मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है तो फील्ड लाइन्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। अगर फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फील्ड लाइन्स अगर ये स्टेशनरी है तो देयर विल बी नो चेंज in the number of field lines, so there will be no deflection in galvanometer. Last question of this paper, question 15, दो parts हैं, 4 marks each, sorry 4 marks, option है इसमें। Sex of an individual is determined by different factors in various species. Some animals rely entirely on the environmental cues, while in some other animals the individuals can change their sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not genetically determined. However, in human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. A part. In what way are the sex chromosomes X and Y different in size?
तो साइज डिफरेंट होती है। एक्स क्रोमोसोम इज मोर देन 5 टाइम्स लार्जर देन वाई क्रोमोसोम। मेल्स में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल्स में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे है, नेम द मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। तो मिसमैच्ड पेयर है एक्स वाई मिसमैच्ड पेयर होता है किस में होता है, मेल्स में। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, बी पार्ट। राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स। तो टोटल ह्यूमंस में 46, एक सेल में, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम और 22 पेयर्स ऑटोसोम्स। यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स, तो 44 होंगे। ठीक है, 2 तो हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स और बाकी अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए 44। नेक्स्ट पार्ट इसी में, विच ऑफ द पेरेंट हैज अ मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल पेरेंट हैज मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सी पार्ट, साइटिंग टू एग्जांपल्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइटिंग टू एग्जांपल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। 2 एग्जाम्पल देने, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। देखो, टर्टल में अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर दें तो फीमेल टर्टल बॉर्न होगा। अगर लिजार्ड में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर दें तो मेल प्रोजेनी आपको मिलेगी। और स्नेल्स में सेक्स चेंज हो सकता है टेम्परेचर चेंज से। ठीक है, दे कैन चेंज सेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 15 का नेक्स्ट ऑप्शन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो दैट सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली इन ह्यूमन बींग्स। तो हम मेल गैमेट्स, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स ले लेते हैं। मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर क्रॉसिंग होगी तो एक्स एक्स पॉसिबिलिटी, एक्स एक्स पॉसिबिलिटी, देन एक्स वाई एंड एक्स वाई। अगर एक्स एक्स हुआ मीन्स गर्ल चाइल्ड, अगर एक्स वाई हुआ मीन्स बॉय चाइल्ड। सो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। तो ये हमारा पेपर पूरा हो गया। मैं एक बार इसमें बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स थे इस पेपर में। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिजिक्स में 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बायो में 3 चैप्टर, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी पार्ट उसका, और अवर एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू, बाय।